कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन मौजूदा समय में हमने देखा है कि पैसे कमाने के चक्कर में लोग स्वास्थ्य को गंवा बैठते हैं। फिर वहीं जो पैसा कमाए रहते हैं अपने इलाज अपनी बीमारी में लगाते हैं। इस वक्त हम बीएचयू में हैं और हमारे साथ विश्वंभर सर हैं। ईएनटी संबंधित बीमारियों पर सर से हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है इन बीमारियों में, कैसे इलाज होता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, नाक कान गले का इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके बचाव क्या है, लक्षण क्या दिखता है सर? देखिए, शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ कीटाणु जाते ही जाते हैं और उन कीटाणुओं को रोकने के लिए वहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ बनी हैं जो कि गले में भी हैं। उसको हम टोटल को वॉल्डेयर्स रिंग, एडिनॉइड या टॉन्सिल्स के नाम से जानते हैं। ये सभी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करती हैं। शरीर में सांस के द्वारा कीटाणुओं की एंट्री हो सकती है, मुंह के द्वारा भोजन के साथ, पानी के साथ। इन सभी रास्तों में जो वॉल्डेयर्स रिंग है हमारी, वो इन्फेक्शन को रोकने का, यानी कि किसी न किसी प्रकार से हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने का काम करती है। वो उन कीटाणुओं को कैच करते हैं और उसके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करते हैं और उनको वहीं पे रोक देते हैं। और अगर वो शरीर में एंटर भी कर गए तो उनके लिए अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम वॉल्डेयर्स रिंग करती है। और इसी पूरी प्रक्रिया में इन्फेक्शन की चांसेस नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा काफ़ी हद तक रहती है। और चूँकि ये कॉमन कैविटी है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, नाक, कान और गला, तो अगर गले में इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन है, तो वो कान में जाने की संभावना रहती है। और इसी वजह से जो परिवार कम दूरी में रहते हैं, एक कमरे में सिमट के रहते हैं, तो ऐसे में उनको अक्सर सर्दी जुकाम की समस्या होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, एडिनॉइड के इन्फेक्शन होते हैं, टॉन्सिल के इन्फेक्शन होते हैं, और ये सब मिलकर के कान की बीमारियों को भी जन्म देते हैं। साइनस और नाक में क्या संबंध है, और साइनस है तो उसके क्या लक्षण है, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, नाक और साइनस, ये एनाटॉमिकली तो हम अगर कहें तो नाक और साइनस दोनों हम सब में ही हैं। तो नाक के अंदर जो साइनस की कैविटीज़ हैं, जो पैरानेजल साइनसेस हैं, वो हम सब में मौजूद हैं। उनका काम है हमारी आवाज़ को और अच्छा करना, और जैसा कि मैं बता रहा था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो हवा बाहर से जा रही है, अगर गर्म जा रही है तो उसको ठंडा करना, ठंडी जा रही तो उसको गर्म करना, ये काम इन साइनसेस का होता है। ये साइनसेस मनुष्यों के अलावा एक दो जीव में ही मिलते हैं, बाकी जीव में मिलते नहीं। तो ये साइनसेस के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फेक्शन बैठ जाए, इनके अंदर जो म्यूकोसा है जो ठंडा या गर्म करने का काम करती है, तो उसको हम साइनसाइटिस कहते हैं। और उसमें दर्द होता है, और साथ ही साथ जहाँ दर्द है, जहाँ इन्फेक्शन है, शरीर जहाँ पे लड़ाई कर रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो उसमें कुछ जो सिक्रीशंस उसके फॉर्म में, पस के फॉर्म में, नेज़ल सिक्रीशंस के फॉर्म में, या अंदर म्यूकोसील के फॉर्म में बने लगातार रह सकते हैं। कभी कभी लगातार इस प्रकार के इन्फेक्शन रहने से पॉलीपॉइडल चेंजेस जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से एंट्रोकोनल पॉलिप्स और बाद में जो है थिमोइडल पॉलिप्स और इन सारी चीज़ों का भी जन्म होता है। कभी कभी इसके अंदर इन्फेक्शन बैठ जाता है, फंगल इन्फेक्शन बैठ जाता है, अन्य बीमारियां भी, टीबी वगैरह भी हो जाती है। तो वो लंबे समय में अलग तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें अगर ये धुआं और प्लास्टिक और इस तरह का इन्फ्लेम्ड फ्यूम्स जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, वो भी कुछ निकल वगैरह का जहाँ पे धुआं ज़्यादा निकलता है, तो वहाँ पे कैंसर होने की भी संभावना साइनसेस में और नाक के अंदर रहती है। सर, खर्राटे लेना क्या ये बीमारी है? क्योंकि कभी कभी फैमिली में किसी मेंबर को ऐसे होते हैं कि रात में बहुत तेज़ भी बजता है, इतना बजता है कि अन्य मेंबर भी उससे परेशान हो जाते हैं। तो क्या ये बीमारी है? अगर बीमारी है तो इसका इलाज क्या है? देखिए, खर्राटे अपने आप में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ये बीमारी तब हो जाती है जब उस व्यक्ति को जिसको खर्राटे आ रहे हैं, खर्राटा एक स्पेक्ट्रम ऑफ बीमारियों के बीच का एक ही बीमारी है जो हम सुन पाते हैं। लेकिन मरीज के अंदर अगर उसकी वजह से कोई हाइपोक्सीमिया जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से वो दिन में काम नहीं कर पा रहा, उसका दिमाग सोया सोया रह रहा है, या उसकी सभी गतिविधियां रुक रही हैं, तो ये पैरासोमनियाज में माने ये आपका OSAS सिंड्रोम के तहत जाता है, खर्राटों में जाता है। उसकी हमें जांच करके देखना पड़ता है कि नाक के टिप से लेकर के लंग के बेस तक
कई कारण हो सकते हैं खर्राटों के। वजन एक कारण हो सकता है खर्राटों का, मसल्स की कमजोरी एक कारण हो सकती है खर्राटों की, नाक की बनावट हो सकती है, तालू की बनावट, जीभ की बनावट, जीभ का वजन, बहुत सारे कारण हैं खर्राटों के होने के। उसमें से कुछ करेक्टेबल हैं, कुछ नॉन करेक्टेबल हैं, कुछ सेंट्रल है यानी कि दिमाग से हैं, माने ऊपरी हिस्से से, दिमाग के ऊपरी हिस्से से भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ जो है शारीरिक बनावट की वजह से होती हैं, कुछ सर्जरी के द्वारा सही हो सकते हैं, कुछ अन्य ट्रीटमेंट के द्वारा सही हो सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि मरीज़ की बीमारी कहाँ पर है, उसके अनुसार उसका फिर हम लोग इलाज करते हैं। ईयर डिस्चार्ज बहुत लोग को बचपन में भी होता है, बाद में चल कर और प्रॉब्लम भी होती है, बाद में उनको सुनने में दिक्कत होता है। दूसरा सर, बहुत लोग को हमने सुना है वो बोलते हैं कि कान में सीटी जैसा बज रहा है। ये दोनों क्या बीमारी है सर? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ अपने मरीजों को कि बहते बहते बहरा। तो यानी कि अगर कान बचपन से बहरा है तो बहते बहते बेचारा बहरा हो सकता है। इसलिए समय पर उसको अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन कराने के बाद बीमारी आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन तब तक जो नुकसान हो चुके हैं उनको परिवर्तित करने के लिए ऑपरेशन के दौरान हम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वो हम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी वो सुधारना कठिन होता है, काफ़ी हद तक सुनाई की समस्या डेवलप हो चुकी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको ऑपरेशन कराने के बाद आगे के फॉलोअप्स को देखना चाहिए। और जहाँ तक सीटी बजने की समस्या है तो सीटी बजने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि पर्दा रहते हुए भी सनसनाहट की समस्या होना, उसके कारण अलग हैं, और पर्दे के बिना जो सनसनाहट है उसके कारण बिल्कुल अलग हैं। सर, मौजूदा समय में देख रहे हैं मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है, कभी कभी बहुत देर तक लोग बातें करते हैं। दूसरा, ईयरफोन ईयरबड लगा करके देरों तक घंटों गाने सुनते हैं। तो इससे क्या इन्फेक्शन होता है, या क्या कभी ऐसा तो वो चल के बहरे हो सकते हैं या सुनने में कुछ दिक्कत हो सकती है? क्या दिक्कत है? देखिए, जहाँ तक है कान की क्षमता, कान को जो सुनने की क्षमता है उसके रेंज में और उसके समय को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर लंबे समय तक हम ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 घंटा 6 घंटा, और हम बहुत तेज़ आवाज़ में उसको सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी हियरिंग को डैमेज कर रहा होता है। उसकी वजह से सुनाई तो कमज़ोर होगा ही, कई बार सनसनाहट की समस्या होगी, कई बार खींचा खींचा कान दर्द होगा, कभी कभी सिर में दर्द होगा। तो हमें इसे पहचानना चाहिए कि हम ओवर यूज़ ऑफ साउंड कर रहे हैं, और लंबे समय में तो जल्दी बहरापन होने की समस्या ऐसे मरीजों में रहती ही है। बार बार रिसर्च में भी ये सामने आया है। एक तरह से ये नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस ही है। एक चीज़ और हमने बनारस में देखा है, खास करके घाटों पर, कि लोग रोड पे ऐसे घूमते हैं या घाट पे चलते हुए कुछ कान में से निकालने वाले जो आते हैं वो सफाई करने लगते हैं, और लोग करवाते भी हैं। तो क्या ये सही है बिना डॉक्टर के परामर्श का कान का सफाई करवाना? देखिए, कान में गंदगी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे शरीर में है, पेट में है, यूरिन में है, उसी तरह से कान में गंदगी होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और शरीर में उसको निकालने का एक मैकेनिज़्म बहुत बढ़िया डेवलप्ड है। किसी किन्हीं के केसेस में उसको सफाई कराने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस प्रकार से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल करके लोग सफाई कराते हैं, उससे कान का पर्दा गल जाता है, बाद में उसमें छेद रह जाता है और उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वो फ़ायदे के बजाय एक नुकसान का सौदा साबित होता है। जैसा कि सड़क की बात आपने की थी, तो उस पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम सभी भारत में रहते हैं, और भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ लोग कम हॉर्न बजाते हैं, लेकिन हमारे बनारस में सबको हॉर्न बजाने और तेज़ चलने का शौक़ सा हो गया है। मैं बताऊं, इससे बहुत समस्या है। मन में चिड़चिड़ाहट होना, काम में प्रभाव पड़ना, बहरापन होना, और समय के साथ इसके अन्य नुकसान भी हैं। तो मेरा आग्रह है कि हे प्रभु, आप लोग जो भी इस तरह से बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ज़बरदस्ती की हॉन्किंग करते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। ये आपके लिए और सामने वाले दोनों के लिए नुकसानदायक है। टॉन्सिल की बीमारी कैसी है, या इससे कैसे बचा सकता है? इसमें क्या लक्षण होते हैं सर? जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स हमारे नाक के पीछे और गले के पास स्थित वॉल्डियर्स रिंग का हिस्सा हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस होना ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है। उसको तुरंत उससे परेशान होकर के नहीं सोचना है। ठीक है, उसका इलाज करना है, आवश्यकता से ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, आवश्यकता से ज़्यादा समस्या हो रहा है तो उसको ऑपरेट भी करना है।
लेकिन ये एक नेचुरल हिस्सा है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं 5 साल 6 साल 7 साल, वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, और जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो अलग अलग बैक्टीरिया के स्ट्रेन अलग अलग परिवारों से आने वाले बच्चों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो जब वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कुछ न कुछ हल्का सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बनता है, जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस होती रहती है। और हर सीज़न में हर बार नए स्ट्रेन्स की आने की भी संभावना रहती है, इसीलिए ऐसे सीजन्स में टॉन्सिलाइटिस होती है। थोड़ी बहुत हो तो उससे बहुत परेशान नहीं होना है, और ज़्यादा होने पर ठीक प्रकार से इलाज करना है। एक लिमिट से ज़्यादा बड़े टॉन्सिल होने पे उनको ऑपरेट भी करना है। क्या गले में भी कैंसर होता है? अगर ऐसा है तो कैसे इससे बचा जा सकता है कि ऐसा ना हो? हाँ, हमारे समाज में तंबाकू की स्वीकार्यता बहुत है। किसी भी प्रकार से तंबाकू लोग एक दूसरे से मिल बांट के खाते हैं। कोई बनाता है, कोई खिलाता है, उसको स्वीकार करते हैं, बहुत स्वीकार्य है। दूसरा गुटखा, तीसरा जो है किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ जो पान के अंदर जो तांबुल आजकल डाल करके जो नकली तांबुल है उसका भी प्रयोग, गैम्बियर वाले तांबुल का प्रयोग जो होता है, इन सभी से कहीं ना कहीं कैंसर की समस्या, ओरल कैंसर और हेड नेक कैंसर की समस्या पूरे भारत में बढ़ी है, बनारस में भी बढ़ी हुई है। और आप मान के चलिए कि आज की डेट में होने वाले सभी कैंसर्स में सबसे ज़्यादा कैंसर कॉमन हेड नेक के हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण तंबाकू है। और तंबाकू भी वो तंबाकू अब जो बाज़ार में उपलब्ध है वो किसी भी प्रकार से सेफ़ है, ऐसा अब मानने जैसा नहीं रह गया है। कभी कभी हमने देखा है कि घर परिवार या समाज में लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है या सुनने में उसको दिक्कत है, तो कितने साल तक लोगों को वेट करना चाहिए या उसके बाद तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए? 2018 में भारत सरकार ने हियरिंग स्क्रीनिंग को पैदा होने के साथ मैंडेटरी कर दिया, और इसके लिए जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था उस समय से ही एक प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन दिया था, जो 2019 में स्वीकार्य हुआ। और इसी विभाग के एक कमरे में हम लोग हियरिंग स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम जन्म के 72 घंटे के अंदर ये पता कर सकते हैं कि बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता। यह तो स्पष्ट ही है कि जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। तो ऐसा करने वाले भारत में हम कुछ केंद्रों में से हैं, और वैसे तो इस सुविधा को हर पीएचसी सीएचसी पर होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन के जो पहले 2-3 चरण में बच्चे जाते हैं उन तक हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ अभी सुविधाओं की कमी है, लोगों का ज्ञान कम है, इसलिए लोग जो है लेट उम्र में आते हैं। लेट उम्र में आने के बाद भी अगर वो किसी भी प्रकार से 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र तक आ जाते हैं तो उनको टेस्ट करके समय पर हम लोग ऑपरेशन करके कॉकलियर इम्प्लांट लगा करके उनकी सुनने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और यदि वो सुनने लगते हैं तो बोलने लगते हैं। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने चक्रव्यूह के बारे में सुना था, लेकिन पूरा नहीं सुना था। तो सच्चाई भी है, 6वें वीक से इनर ईयर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और कहते हैं कि रिसर्च ने दिखाया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 1 लाख वर्ड्स की मदर टंग की शब्दों का वोकेबलरी उसके पास होता है, और जब तक 5 साल का होता है तो 5 लाख शब्दों का हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल नहीं सुनेगा तो वो बहुत सारे शब्दों को जानता ही नहीं। तो शुरुआत लेट होगी, शुरुआत कठिन होगी अगर लेट हम उसको जानते हैं, लेकिन जितना जल्दी जान जाएं, 1 महीने के अंदर पहचान कर लें, 3 महीने के अंदर कारण जान लें और 6 महीने के अंदर ऑपरेशन कर लें, तो ये हमारी जीत होगी बहरेपन पर उन बच्चों के लिए जिनका इलाज संभव है। सर, आखिरी सवाल है, इसमें 2 सवाल हो सकता है। क्या ये जो बहरापन है, गूंगापन है, ये जेनेटिक भी होता है? दूसरा सर, आजकल शादी होने से पहले लोग बहुत सारे टेस्ट करा रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिसको कराने के बाद पता चल जाएगा इनकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा डिजीज़ है या रहा है, तो उससे बचा जा सकता है? देखिए, जेनेटिक और सिंड्रोमिक हियरिंग लॉसेस तो होते ही हैं, जेनेटिक कॉज तो है ही इसके पीछे। लेकिन ये जेनेटिक कॉज क्या है हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस भारत में, इस पर अभी बहुत काम नहीं हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने भी सबमिट किए हैं, आने वाले समय में हम भी उस पर काम करना चाहते हैं। लेकिन मरीज आने वाला जो होता है वो गरीब होता है, उसके पास भी पैसे उतने नहीं होते कि वो उन सारी जांचों को करा सके, और हमारे पास भी अभी संसाधन थोड़े कम हैं कि हम इन जांचों को करके आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हियरिंग के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं हियरिंग लॉस के लिए।
तो जिस समय हम इसको कर पाएंगे तो शायद हम उस इलाज के बारे में और प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में भी काम करना चाहेंगे। ये हमारे दिमाग में भी बना हुआ है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, समय के साथ इस तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जेनेटिक कुंडली का मिलान भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ सर जुड़े हुए थे, तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया। आगे ऐसे जुड़े रहिए, स्वास्थ्य पहलुओं पर हमारा विशेष एपिसोड चलता रहेगा। अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।